everyone, how are you? I hope you guys are good. Welcome to your own channel Commerce Smart Classes. जैसा कि मैंने आज आपको बताया था कि हमारा जो HPSC PGT का एग्ज़ाम होगा उसमें 20 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन आएगा, तो उसी से रिलेटेड सारा कंटेंट मैं आपको अपने इसी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल कराऊंगी। तो आज मैं अपने सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक कंसेप्ट, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। बच्चे ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, जिस पता नहीं मैंने कितनी कितनी बुक्स को देख के जब ये मटेरियल तैयार किया है, और आज मैं आपको इसको एक्सप्लेन कराऊंगी। मैं आपसे श्योरिटी देती हूँ कि इससे बाहर आपके पेपर में बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए, वैसे तो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है बहुत वास्ट है, बट HPSC ने जितना सिलेबस के अंदर अपना दे रखा है वो सारा कंटेंट मैंने इसमें इंक्लूड किया है। मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगी कि अगर आप पहली बार चैनल पर नए आए हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको इधर उधर भटकना ना पड़े कि टीचिंग एप्टीट्यूड का किसी और चैनल से देख रहे हैं, कॉमर्स का किसी और चैनल से देख रहे हैं। सारी चीज़ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। कंसेप्ट, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एजुकेशन शब्द है वो कहाँ से आया है? एजुकेशन शब्द शिक्ष धातु के ए प्रत्यय से बना है। यह लैटिन भाषा के एजुकेयर शब्द से आया है। एजुकेयर शब्द किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। और ये एजुकेशन शब्द है, मतलब जो एजुकेशन शब्द मतलब शिक्षा शब्द। एजुकेशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? एजुकेशन को हिंदी में कहते हैं शिक्षा। तो जो शिक्षा शब्द है ये शिक्ष धातु के ए प्रत्यय से बना है, और जो एजुकेशन हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है वो लैटिन भाषा के एजुकेट शब्द से आया है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? एजुकेशन, शिक्षित। शिक्षित जो व्यक्ति होता है वो अपग्रेड करता है, ब्रिंग अप होता है, आगे आता है। तो एजुकेशन का मतलब क्या होता है? ब्रिंग अप, उठाना, आगे लाना, रेस करना। ठीक है, बालक की जो अंतर्निहित शक्तियाँ हैं, बालक के अंदर जो छिपी हुई शक्तियाँ हैं, अंतर्निहित शक्तियाँ हैं, उनको आगे लाना, उन्हें उजागर करना ताकि वो क्या कर सके, उनका विकास हो सके। ठीक है, बालक के अंदर बहुत सारी रुचियाँ छिपी होती हैं। बालक जब बच्चा छोटा होता है तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, उसको जगह बहुत सारी चीज़ों को जानने की बहुत इच्छा होती है। तो उन इच्छाओं की पूर्ति करना, उसको संतुष्ट करना कि मतलब ये कैसे हुआ कैसे हुआ। अब बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको ये होता है कि मम्मा ये सूरज कहाँ से आता है, मम्मा ये चांद कहाँ से निकलता है, मम्मा ये जो काऊ होती हैं दूध कैसे देती है। मतलब बच्चों में बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी होती है, क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप करते हैं। तो उनको संतुष्ट करना क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। हम शिक्षा के माध्यम से ही उनकी जो अंतर्निहित शक्ति होती है उसको क्या करते हैं? संतुष्ट करते हैं, उनका विकास करते हैं, उनको बाहर निकालते हैं। तो शिक्षा का अर्थ वास्तव में व्यवहार में परिवर्तन करना होता है, ना कि सर्वांगीण विकास। देखो, शिक्षा के द्वारा बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं होता। आप खुद सोच के देखिए, एक बच्चा शिक्षित है, क्या उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा? क्या उसकी हाइट बढ़ जाएगी? क्या वो हेल्दी हो जाएगा? तो शिक्षा का फिजिकली कोई वो नहीं है, रोल प्ले नहीं है, ना ही कोई सोशली रोल प्ले है। हाँ, करता है, शिक्षा का योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, बट थोड़ा थोड़ा ये होता है। ये नहीं होता कि शिक्षा आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपके व्यवहार में परिवर्तन लाती है। आपने देखा होगा एक अशिक्षित और शिक्षित व्यक्ति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। जो शिक्षित व्यक्ति होती है वो बात को पहले सोच के समझ के फिर बोलते हैं, और जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं होता, जो उनके मन में आते हैं वो बोल देते हैं। क्योंकि कहते हैं एक इलिटरेट पर्सन होता है वो एक पशु पक्षियों के समान उनकी कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, तो देखो, पहले के टाइम में जो पहले के टाइम में ये माना जाता था कि शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को ग्रहण करना। बट आजकल जो शिक्षा का मतलब है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। और शिक्षा के बारे में जो लोगों ने अलग अलग मत दी हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो आइए पढ़ते हैं कि शिक्षा के बारे में लोग क्या कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे विलियम जेम्स भी जी आते हैं 1880 में। ये ध्यान रखिएगा, विलियम जेम्स जी कब आए थे? 1880 में। उन्होंने कहा शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का हिस्सा नहीं है। जो हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो फिलॉसफी का कोई हिस्सा नहीं है। बिल्कुल सही बात है बेटा। एजुकेशनल साइकोलॉजी का फिलॉसफी से क्या मतलब? फिलॉसफी वाले तो अपने ही मनगढ़ंत जो उनके सिद्धांत हैं वो फिक्स होते हैं, उसका शिक्षा मनोविज्ञान से कोई लेना देना नहीं होता। 1894 में वो क्या करते हैं? लिप्जिंग शहर के अंदर शिकागो में एक प्रयोगशाला स्थापित करते हैं, अपनी लैब स्थापित करते हैं, उसमें वो सर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके बाद वो 1899 में एक बुक लिखते हैं, टॉक्स टू टीचर।
1899 में विलियम जेम्स ने एक बुक लिखी थी टॉक टू टीचर, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। उसमें वो अपना जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तब वो निकालते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान है और जो दर्शन शास्त्र है, फिलॉसफी है, वो एक दूसरे के पूरक नहीं है। मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी इज नॉट द पार्ट ऑफ फिलॉसफी। उसके बाद हमारे आते हैं कैटल जी। कैटल जी हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, उस पर टेस्ट करते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान से कैसे अलग होता है। तब भी वो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अच्छे से वर्णन नहीं कर पाते, क्योंकि देखिए शिक्षा का होता है, शिक्षा का व्यक्ति से लिंक होता है, पर इंडिविजुअली डिफरेंस का हम शिक्षित से बिल्कुल भी हम मैचअप नहीं कर सकते। उसके बाद बच्चों के लिए शिक्षा होती है, ये बात जॉन डीवी आता है। वो कहता है कि जो शिक्षा होती है वो स्टूडेंट सेंटर होनी चाहिए, शिक्षा में बच्चों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, बच्चों की लेवल के अकॉर्डिंग शिक्षा होनी चाहिए, बच्चों की मेंटल एज के अकॉर्डिंग शिक्षा होनी चाहिए। जॉन डीवी जी कहते हैं कि जो शिक्षा होनी चाहिए उसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन बच्चों का होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर होनी चाहिए, उसमें बच्चे एक्टिव लर्नर होने चाहिए, बच्चों के मेंटल एज के अकॉर्डिंग शिक्षा होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो 5th क्लास में है और उनको 10th क्लास की आप मैथ्स दे दीजिए, तब तक उनका जो माइंड है वो डेवलप नहीं हो पाएगा, जब तक वो एजुकेशन को कैसे अचीव करेंगे। तो हमेशा मेंटल एज के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, शिक्षित होने चाहिए, उनको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उसके बाद हमारे आते हैं 1903 में फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिन्हें हम कहा जाता है फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, डेट इज थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक जी आते हैं, उन्होंने एक बुक भी लिखी थी लैंग्वेज ऑफ थॉट चाइल्ड, ध्यान रखिएगा। थॉर्नडाइक के द्वारा एक बुक लिखी गई है लैंग्वेज ऑफ थॉट चाइल्ड, ठीक है। वो कहते हैं, इन्होंने शिक्षा के बारे में बताया एक्चुअल में कि शिक्षा होती क्या है, वास्तव में एजुकेशन का क्या मतलब होता है। ये बात हमारी किसने बताई थी, थॉर्नडाइक जी ने बताई थी, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी और फादर ऑफ साइकोलॉजी दोनों डिफरेंस है। अगर एजुकेशन साइकोलॉजी आता है तो उसमें आप किसको बोलोगे, थॉर्नडाइक को बोलोगे, ठीक है। फिर उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, समरूप तत्वों का सिद्धांत भी हमारे थॉर्नडाइक जी ने दिया था। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, एक हमारे बीने जी आए थे जिन्होंने बुद्धि परीक्षण किया था। तो वो कहते हैं कि बुद्धि का परीक्षण करने के बाद वो जो बुद्धि को है उसको शिक्षा से लिंक करने लग गए, जिन्होंने फिर उन्होंने बुद्धि को शिक्षा से लिंक किया, बट थॉर्नडाइक जी ने उसको क्रिटिसाइज किया, उसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि बुद्धि का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, बच्चों में बुद्धि होती है, पर ये नहीं है कि बुद्धि का शिक्षा से संबंध होते हैं। देखो बुद्धि सबके अंदर होती है, उन जो ये भी हमारी अंतर्निहित शक्ति है, उन शक्तियों को कैसे बाहर निकाला जाता है वो इनके इंटेलिजेंस लेवल पर होता है, ओके। उसके बाद उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था CAVD का, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसे कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है CAVD। C का मतलब होता है कंप्लीशन, A का मतलब होता है अरिथमेटिक, V का मतलब होता है वोकैबुलरी, D का मतलब होता है डायरेक्शन। कंप्लीशन कि बच्चों को जो कुछ भी सिखाओ पूरा सिखाओ, आधा अधूरा ज्ञान नहीं देना चाहिए। बस बच्चे ने पूछ लिया कि मम्मा ये चांद कहाँ से निकलता है, तो आपने कह दिया बस आसमान से निकलता है, खत्म। उनको जब उनका मेंटल लेवल है वो प्रॉपर डेवलप हो जाए तो उनको मतलब ये नहीं है उनको पूरी नॉलेज दो, बीच में आधा अधूरा ज्ञान नहीं देना चाहिए, इससे बच्चों का क्या होता है डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो बच्चों को जब भी नॉलेज दो कंप्लीट दो। A अरिथमेटिक मतलब बच्चों को हमें अंक गणित ज्ञान भी देना चाहिए, जिससे कि उन्हें वितर्क का वो कर सके, अच्छे बुरे में भेदभाव कर सके, अपनी उनकी जो तर्क वितर्क की शक्ति है वो भी डेवलप हो सके। तो बच्चों को अंगगणितीय चिंतन भी करवाना चाहिए। उसके बाद है वोकैबुलरी, बच्चों के शब्दावली भी इंप्रूव करनी चाहिए। जब भी एजुकेशन साइकोलॉजी में थॉर्नडाइक जी कहते हैं कि एजुकेशन के अंदर बच्चों की वोकैबुलरी पर भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी इंप्रूव हो, उनकी वोकैबुलरी को बढ़ाया जाए। फिर डायरेक्शन का मतलब है कि बच्चों को सही दिशा निर्देश देना चाहिए। जब भी बच्चों को शिक्षित करा जाए, जब भी उनको शिक्षा दी जाए तो उनको सही शिक्षा दी जानी चाहिए, कभी भी गलत दिशा में उनको नहीं ले जाना चाहिए। तो जब भी वो थॉर्नडाइक जी कहते हैं कि बच्चों को शिक्षित करते वक्त एक अध्यापक को 4 बातों को ध्यान रखना चाहिए, वो पूर्ण होनी चाहिए, अंकगणितीय चिंतन करना चाहिए, वो तर्क वितर्क कर सके, इस तरीके से होना चाहिए कि वो ये सोच सके मान लो 2 + 2 4 होते हैं, तो वो इनको इस तरीके से चिंतन करना चाहिए कि अगर 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 ही आएगा, तो इस तरीके से वो चिंतन कर सके, इस तरीके का ज्ञान उन्हें देना चाहिए। प्लस उनकी वोकैबुलरी में भी
क्या करना चाहिए, एनहेंस करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए अकॉर्डिंग टू एज लेवल, और उनको सही दिशा प्रदान करनी चाहिए। ये आपसे पूछ सकता है कि CAVD का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। और ये भी पूछ सकता है कि सी से क्या मीन है, ए से क्या मतलब है, ए किसको रिफर करता है, ये सब। ठीक है, उसके बाद देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में कुछ डेफिनेशंस दी हैं। हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी को लेकर बहुत सारी डेफिनेशन दी हैं, जिसमें पहले आते हैं जेम्स लीवर। जेम्स लीवर जी कहते हैं इट इज़ एन अप्लाइड फिजियोलॉजी साइकोलॉजी। जेम्स लीवर जी कहते हैं 1964 में आए थे, वो कहते हैं ये अप्लाइड साइकोलॉजी है। अप्लाइड साइकोलॉजी का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी साइकोलॉजी है जिसका प्रयोग बच्चों पर किया जाता है। जब आप बच्चों को शिक्षित करते हैं तो इसका प्रयोग बच्चों पर किया जाता है। अब ये नहीं है आप बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, ठीक है, आपने मनोविज्ञान के द्वारा बच्चों को शिक्षित किया पर उसका प्रयोग नहीं कर रहे। वो कह रहा है शब्दावली को शब्दावली होनी चाहिए, वो एनहेंस करनी चाहिए बच्चों की, बट आप बच्चों की शब्दावली को एनहेंस ही नहीं कर रहे, तो क्या फ़ायदा। वो कहता है ये अप्लाइड साइकोलॉजी होती है, जो हमारी साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, उसका अप्लाई किया जाता है, वो अप्लाइड साइकोलॉजी है। उसके बाद स्किनर जी कहते हैं सीखने और सिखाने की प्रक्रिया शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर एक इंसान सीखता भी है और साथ साथ सिखाता भी है। ठीक है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। उसके बाद सुकरात जी आते हैं, ये जो डेफिनेशन है ये एज इट इज आती हैं, तो आप लर्न कर लीजिए कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी डेफिनेशन दी है। शिक्षा से अभिप्राय संसार के वो विचार जिसको पूरा जहां मानता हो। शिक्षा से अभिप्राय संसार के वो विचार है जिसको पूरा जहां मानता हो, मीन्स टू से यूनिवर्सल ट्रुथ है। जो शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में जो कंसेप्ट दिया गया है वो कंसेप्ट है जिसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहा गया है, जो पूरा संसार मानता है। जैसे सूरज पूरा दिशा से निकलता है, इस कंसेप्ट को पूरा जहां मानता है, तो ये कहता है कि शिक्षा के बारे में वो कंसेप्ट माना गया है जिसे पूरा जहां कहता है कि हाँ ये चीज़ राइट है। ठीक है, ये चीज़ हमारी किसने कही थी, सुकरात जी ने कही थी। उसके बाद अरिस्टोटल जी आते हैं, वो कहते हैं हेल्दी माइंड एग्जिस्ट इन हेल्दी बॉडी, कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आपका माइंड कैसे स्वस्थ होएगा, नहीं हो पाएगा ना। जब आपकी बॉडी थकी थकी होएगी तो आप पढ़ोगे कैसे, आपका माइंड कैसे हेल्दी होगा। तो वो कहता है कि हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हर्बर्ट जी आते हैं, वो कहते हैं बच्चों का मॉरल डेवलपमेंट करना ही शिक्षा होती है। वो कहते हैं कि अगर आपने बच्चों को अच्छे गुण, मतलब बच्चा ओबीडेंट हो गया या फिर पंक्चुअल हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो क्या हो गया, उसका वो शिक्षा मनोविज्ञान, वो शिक्षित हो गया। अगर वो हर्बर्ट जी कहते हैं कि अगर हमने बच्चों का मोरल डेवलपमेंट कर दिया, उनको ओबीडेंट बना लिया, पंक्चुअल बना लिया, तो उनको हमने क्या कर दिया, शिक्षित कर दिया। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी एजुकेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहली विशेषता तो मैंने आपको बताई थी, शिक्षा क्या होती है, अंतर्निहित जो शक्तियाँ होती हैं उसको बाहर निकालना शिक्षा कहलाता है। ठीक है, और जो अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं उनका सर्वांगीण विकास है। जो हमारे अंदर जो रुचियाँ हैं, अभिरुचियाँ हैं, जो हमारे अंतर्निहित शक्ति हैं, उनका विकास करना ही क्या है, शिक्षा कहलाते हैं। क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही तो हम बच्चों की जो रुचियाँ हैं, मान लो इस क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में बच्चों की रुचि होती है, वो किसके द्वारा फुलफिल की जाती है, शिक्षा के द्वारा फुलफिल की जाती है। तो शिक्षा क्या है, अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, ये बात एडम जी ने कही थी। द्विमुखी क्या है, द्विमुखी का मतलब है कि शिक्षा के अंदर टीचर और स्टूडेंट दो ही लोग होते हैं। एडम जी कहते हैं शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है और शिक्षा के अंदर टीचर और स्टूडेंट दो ही लोग होते हैं। फिर हमारे जॉन डीवी जी आते हैं, वो कहते हैं शिक्षा द्विमुखी नहीं है, शिक्षा त्रिमुखी है। सिर्फ टीचर और बच्चे हुए तो क्या शिक्षा हो गया, कंटेंट नहीं होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि कंटेंट का होना भी जरूरी है, आपका सिलेबस का होना, आपका करिकुलम का होना भी जरूरी है। हर स्टेज पे, हर क्लासेस का बच्चों का करिकुलम होता है कि बच्चों को ये पढ़ाया जाना है। तो वो कहते हैं जॉन डीवी जी की त्रिमुखी प्रक्रिया है, उसमें कंटेंट का होना भी जरूरी होता है। फिर शिक्षा गतिशील प्रक्रिया है, डायनेमिक है, चेंज होती रहती है। शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन है, शिक्षा से बच्चों के व्यवहार में क्या आता है, परिवर्तन आता है। शिक्षा एक समायोजन की प्रक्रिया है। आपको मैंने बताया कि जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो समायोजन कर लेता है, एडजस्टमेंट करना सीख जाता है। ठीक है, एक अशिक्षित व्यक्ति है
वो अपनी जिद पे अड़ जाएगा। बट अगर शिक्षित व्यक्ति है, उससे कहो कि नहीं आज आप इसमें एडजस्ट कर ले, तो वो कर देगा। वो मतलब बातों को समझ जाता है। तो समायोजन की एक प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का सामाजिक विकास होता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति कैसे बनता है, सोशल बन जाता है। उसे पता चल जाता है कि कैसे दूसरे से बात करनी है, कैसे फ्रेंडशिप, मतलब हर चीज़ उसे पता चल जाता है। कैसे अपने विचारों का आदान प्रदान करना है, उसे नॉलेज आ जाती है कि कैसे अपने आइडियाज़ को कन्वे करना है। ये सब कैसे आता है, शिक्षा के द्वारा आता है। शिक्षा हमारे जीवन पर्यंत चलती रहती है। हम अपने लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। डेट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एजुकेशन। ये एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास होता है। द्विमुखी प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी तो एडम जी ने कहा था, त्रिमुखी हमारी जॉन डीवी जी ने कहा था। गतिशील प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। व्यवहार में परिवर्तन आता है। समायोजन की प्रक्रिया है और इससे व्यक्ति का सामाजिक विकास होता है। इसमें एक आप पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि इससे व्यक्ति का नैतिक विकास भी होता है। व्यक्ति का मॉरल डेवलपमेंट भी होता है। वो जब शिक्षित होता है तो पंक्चुअलिटी, ऑबिडेंट वगैरह सीख जाता है, तो नैतिक विकास में भी सहायक होती है। उसके बाद आते हैं एरियाज ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के शिक्षा के क्षेत्र। शिक्षा के क्षेत्र के बारे में लिंडग्रेन जी ने 1972 में एरियाज ऑफ एजुकेशन दिए थे। किसने दिए थे, एरियाज ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र के बारे में जो बात की थी वो लिंडग्रेन जी ने 1972 में की थी। वैसे आप बेटा ये मत सोचना कि आप क्षेत्र खाली देखो तो आप ये सोचो कि कूट लेविन पे लगाया, नहीं। जो क्षेत्र थ्योरी दी है, फील्ड थ्योरी दी है, वो हमारी क्यूट लेविन जी ने दी है। बट एजुकेशन के जो क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र हैं, उनके बारे में जो अपने विचार प्रस्तुत किए थे वो लिंडग्रेन जी ने 1972 में दिए थे। ठीक है, फिर शिक्षा के क्षेत्र देखो, आपको पता है, मान लो हम एजुकेशन कर रहे हैं, अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये हमारी शिक्षा ही तो है। तो इसमें क्या क्या होना जरूरी है, एक मैं हूँ, मैं कौन हूँ, टीचर। आप कौन है, बच्चे। तो शिक्षार्थी आप हो गए, बच्चे मैं हो गई, टीचर, दोनों हो गए। फिर सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप, कि किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या मटेरियल है, कैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये सब किस में आ जाएगा, सीखने की प्रक्रिया। अब हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमारा मैं क्या करूँगी, मापन। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, मापन करूँगी, फिर मैं मूल्यांकन करूँगी। मैं ये देखूँगी कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, मूल्यांकन होगा। फिर मैंने आपका देख लिया, मूल्यांकन कर लिया, उसके बाद मैं क्या निकालूंगी, रिजल्ट निकालूंगी, निर्देशन दूंगी कि यहाँ पर आपने गलत था, यहाँ पर आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। और उसके बाद उसका तथा मानसिक स्वस्थ, और उसके बाद उसका क्या होएगा, मेंटल क्या होएगा, डेवलपमेंट होगा। उसका माइंड है वो क्या हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में 5 चीज़ें आती हैं। एक तो बच्चे, सबसे पहले तो बच्चे का होना जरूरी है। फिर टीचर का होना जरूरी है जो उसे शिक्षित करेगा। फिर सीखने की प्रक्रिया का होना जरूरी है, या उपकरण या सामग्री लिख सकते हैं आप। सीखने की प्रक्रिया के स्वरूप के जगह पर आप उपकरण या सामग्री लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जब हम बच्चों को सिखा देते हैं, उसके बाद बच्चे का मापन करना जरूरी होता है। और मापने के बाद, मापन तो देखो बच्चे का साथ के साथ ही करते रहते हैं वैसे, कि बच्चा सीख रहा है या नहीं। उसके बाद बच्चे का मूल्यांकन, एवेल्यूशन करना होता है कि बच्चे ने कितना सीखा। उसके बाद बच्चों को गाइड करते हैं कि आपको यहाँ और मेहनत करने की ज़रूरत है, आपने यहाँ गलती करी है या कुछ भी है। और उसके बाद उसको मानसिक स्वास्थ्य होता है। तो शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप, अध्यापक, मापन एवं मूल्यांकन, निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य। उसके बाद अधिगम की सामग्री, ये सीखने की प्रक्रिया में आप उपकरण है, सामग्री है, कुछ भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। मेन तो 5 ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी होती हैं, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं। जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है वो आया है, तो उसके उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहले तो जो शिक्षार्थी है, जो बच्चा है, उसके बारे में जानना। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही हम बच्चे के बारे में जान सकते हैं कि बच्चे की क्या रुचियां हैं, क्या अभिरुचि है, बच्चा क्या जानना चाह रहा है, बच्चे की क्या एज है, उसका कितना मेंटल लेवल है। ये सब हम शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही जान सकते हैं। उसके बाद हम बच्चों को निर्देश प्रदान करते हैं, वो भी शिक्षा मनोविज्ञान से। बच्चे का मापन और मूल्यांकन में सहायता करता है कौन, शिक्षा मनोविज्ञान। अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाता है, ये हमारी जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाता है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। ज्ञान से अज्ञान की ओर का सिद्धांत है ना, सरल से जटिल की ओर का सिद्धांत, जिसके द्वारा हम अपने अधिगम को क्या बनाते हैं, बहुत सरल बनाते हैं, सुगम बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो मेथड्स हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव को बोलेंगे व्यक्तिनिष्ठ, क्या बोलेंगे, व्यक्तिनिष्ठ, या आत्मनिष्ठ बोल सकते हैं, आत्मनिष्ठ बोल दो।
आत्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ विधियां और वस्तुनिष्ठ विधियां। ऑब्जेक्टिव को बोलेंगे वस्तुनिष्ठ विधियां, ठीक है। ये आत्मनिष्ठ विधियां हैं और ये वस्तुनिष्ठ विधियां हैं। अब जो ये सब्जेक्टिव मेथड है, इसके अंदर दो मेथड आते हैं, एक तो इंट्रोस्पेक्टिव मेथड आता है और एनेक्डोटल मेथड आता है। इंट्रोस्पेक्टिव मेथड और एनेक्डोटल, इंट्रोस्पेक्टिव को बोलते हैं आत्मनिरीक्षण विधि और एनेक्डोटल को बोलते हैं गाथा वर्णन विधि। देखो, आत्मनिरीक्षण, आत्म मतलब स्वयं का, स्वयं अपनी आत्मा का निरीक्षण करना, ऑब्जर्व करना, स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना, अपनी खुद की क्रियाओं को जांचना, क्या कहलाता है? इंट्रोस्पेक्टिव मेथड कहलाता है। सबसे पहले तो हमारा जो इंट्रोस्पेक्टिव मेथड है वो किसने दिया था? जॉन लॉक ने। सबसे पहले आप याद कर लीजिए, जो इंट्रोस्पेक्टिव मेथड है वो जॉन लॉक ने दिया था, टिचनर ने दिया था। टिचनर का नाम आ जाता है, मेनली जो देने वाले हैं वो जॉन लॉक है। और मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि ये हमारा जॉन लॉक ने, स्टाउट ने और टिचनर ने दिया है, ठीक है। ये हमारा जॉन लॉक, स्टाउट और टिचनर ने दिया है। इसके अंदर उन्होंने बताया है 3 अवस्थाएं होती हैं। जब भी बच्चा अपने स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करता है तो उसे 3 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। पहले तो सबसे पहले वो बाहर की जो वस्तु है जो उसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है उस पर विचार करता है। फिर उस बाहर वस्तु से अपनी मेंटल स्टेट में शामिल करता है। मान लो मेरे को एक पेन है, ये पेन दिख रहा है, तो मैं पहले इसको समझूंगी कि ये पेन है। फिर उसको अपने दिमाग में शामिल करूंगा, अच्छा ये पेन किस काम आता है, इस पेन को कौन यूज़ करता है। पहले तो मैंने बाहर वस्तु पर विचार किया, पेन। फिर मैं अपने माइंड में लाया ये पेन होता क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है, ये मेरे माइंड में आया। फिर मैंने उसका निरीक्षण किया, अच्छा हम पेन को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, पेन के इतने सारे यूजेस होते हैं। तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं। और ये किसने दिया? जॉन लॉक जी ने दिया, टिचनर ने दिया और स्टाउट ने दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड मेथड आता है एनेक्डोटल मेथड, गाथा वर्णन विधि। गाथा वर्णन विधि में क्या किया जाता है? जो बच्चों का व्यवहार होता है ना, ये उससे संबंधित होता है। मतलब वो ये कहता है कि बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करना, बच्चों के व्यवहार का निरीक्षण करना। अगर हमने बच्चों के व्यवहार का निरीक्षण कर लिया तो मतलब हमने बच्चों का क्या कर लिया? पूरा अध्ययन कर लिया। हमें बच्चों के व्यवहार से ही सब कुछ पता चल जाता है। अच्छा, एनेक्डोट जो इंट्रोस्पेक्टिव मेथड है उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था ऑफलाइन क्लास में कि मैम इंट्रोस्पेक्टिव मेथड क्या होता है, वो एक एग्जाम्पल तो मैं आपको दे देती हूँ, मुझे ध्यान आ गया। इंट्रोस्पेक्टिव मेथड में जैसे मान लो बच्चा, मैं एक सिंगर हूँ, ठीक है, मैं क्या करती हूँ? रियाज़ करती रहती हूँ बार बार, तो बाद में मैं उसको सुनती हूँ कि मैंने ठीक गाया है, ये नहीं गाया। तो वो क्या है? इंट्रोस्पेक्टिव मेथड है कि मैंने अपना जो गाया हुआ है उसको क्या किया? निरीक्षण किया कि सही किया, ये नहीं किया, या कहाँ गलती है, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वो होता है इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, ठीक है। एनेक्डोटल में क्या आता है? गाथा वर्णन विधि में कहते हैं कि बच्चों के व्यवहार को नोट करना, बच्चों के व्यवहार का निरीक्षण करना। अच्छा, स्कूल में जो होता है हमारा, जो बच्चों का रिजल्ट होता है उसमें इसका एनेक्डोटल का एक अलग रिकॉर्ड होता है, जिसमें बच्चों के व्यवहार से रिलेटेड सारा वर्णन होता है कि बच्चा पंक्चुअल है या नहीं है, बच्चा शरारती तो नहीं है। इसमें मतलब क्या होता है? बच्चों के बिहेवियर के बारे में जाना जाता है। पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा करना, बच्चों का जो व्यवहार है उसका लेखा किया जाता है। उसके बाद हमारी आती है ऑब्जेक्टिव विधियाँ, ऑब्जेक्टिव मेथड। इसमें इन विधियों के अंदर से कुछ नहीं आएगा, बस ये आएगा कि आइडेंटिफाई द सब्जेक्टिव मेथड या फिर आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव मेथड। 4 ऑप्शन दे देंगे, कोई एक सब्जेक्टिव का होगा या कोई 3 सब्जेक्टिव के होंगे, एक ऑब्जेक्टिव का होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव मेथड में क्या होता है। सबसे पहले आता है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक का मतलब प्रयोग करना, किसी विशेष परिस्थिति या दशा में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना, क्या कहलाता है? प्रयोगात्मक। इसके कुछ चरण होते हैं। सबसे पहले इसके चरण आप लर्न कर लीजिए एज इट इज। सबसे पहले होती है समस्या, कोई भी समस्या खड़ी होती है, फिर उस पर क्या करते हैं हम? संबंधित साहित्य का अध्ययन और उपकल्पना निर्माण करना। मान लो मेरे सामने कोई भी समस्या खड़ी हो गई, अब उस समस्या को कैसे सुलझाया जाएगा उसके लिए मैं परिकल्पना करूंगी, अपने दिमाग में, माइंड में तरह तरह की बातें सोचूंगी। अच्छा, इसको ऐसे सही हो सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, है ना। अब HPSC का एग्जाम आ गया, एक समस्या ही लगा लो ये मेरे सामने, अब मैं सोचूंगी इसके बारे में, मैं तरह तरह की उपकल्पनाएं बनाऊंगी। अच्छा, मैं कल से पढ़ना स्टार्ट करूंगी, मैं 4 घंटे नहीं 10 घंटे पढ़ूंगी तरह तरह की, नहीं 10 घंटे नहीं, मैं 8 ही घंटे पढ़ लूंगी, पर मैं पढ़ूंगी ऐसा डीप ना स्टडी करूंगी, फ़ोन को साइड रख के पढ़ूंगी। तो उपकल्पनाएं हम बना रहे हैं। फिर प्रयोज्य का चयन, मतलब सब्जेक्ट का चयन करें कि कैसे करेंगे। चर और प्रयोगात्मक अभिकल्प,
उसके बाद हम क्या एक कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, उनका चयन करते हैं। फिर उसके बाद उपकरण और सामग्री देखते हैं, फिर उस पर कंट्रोल करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं गाइड देते हैं और विधि का प्रयोग करते हैं। फिर परिणाम निकल कर आता है, उस परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है। दीज आर द स्टेप्स ऑफ प्रयोगात्मक विधि। समस्या संबंधित साहित्य का अध्ययन और उपकल्पना का निर्माण, फिर प्रयोज्य मतलब सब्जेक्ट का चयन करना, कंटेंट का चयन करना, चर और प्रयोगात्मक अभिकल्प, उपकरण और सामग्री, नियंत्रण, निर्देशन, विधि, परिणाम, मूल्यांकन, ये सब हमारे क्या है स्टेप्स हैं। उसके बाद हमारी आती है ऑब्जर्वेशन में मेथड। ऑब्जेक्टिव में आता है दूसरा ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें ऑब्जर्व किया जाता है, बच्चों का निरीक्षण किया जाता है। दो तरीके से निरीक्षण किया जाता है, एक तो इंडिविजुअली किया जाता है और एक पार्टिसिपेटरी किया जाता है। इंडिविजुअली में क्या होता है कि पर्टिकुलर हम बच्चे पर नज़र रखते हैं, कि हम मतलब किसी एक ही बच्चे पर नज़र रखते हैं कि उसकी एक्टिविटीज़ पर कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। और पार्टिसिपेटिव के अंदर क्या होता है कि मान लो ग्रुप है, एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो हम लाइन वाइज या नंबर वाइज या रैंडमली हम जब बच्चों की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो उसे पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। या कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट वो कुछ भी हम कोई समस्या दे देते हैं, बच्चे उस पर ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं ग्रुप में कि वो कैसा सोच रहे हैं, उनके क्या कंटेंट है, तो इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उसके बाद है को रिलेशन रेफरेंशियल मेथड। को रिलेशन का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक जो आपके पास चीज़ें हैं उनमें क्या होगा संबंध स्थापित करना, उसे बोलते हैं को रिलेशन। और जब उसमें अंतर स्थापित करोगे तो उसे बोलेंगे डिफरेंशियल। उसके बाद आएगा साइकोफिजिकल मेथड। इसमें क्या जाता है ऑब्जर्व किया जाता है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। जैसे टीचर्स हैं, टीचर्स को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, जब वो पढ़ाते रहते हैं। जैसे मैं स्टेट का बैच काफ़ी टाइम से ले रही हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि जो HSCC हमारा एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो किस तरीके का क्वेश्चन पुट अप कर सकती हैं। तो वही साइकोफिजिकली जो दिमाग से हम सोचने लग जाते हैं बाद में कि किस तरीके का क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बच्चा क्या पूछ सकता है, क्या कर सकता है, कहाँ बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ये 3 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग याद कर लीजिए, मेथड ऑफ एवरेज एरर, मेथड ऑफ लिमिट एंड क्लिनिकल मेथड। ये इसके 3 क्या है प्रयोग, कि किस तरीके से ये प्रयोग किया जाता है। मेथड ऑफ एवरेज एरर में 2 स्टिमुलस होते हैं, एक स्टैंडर्ड स्टिमुलस होता है, एक वेरिएबल। स्टैंडर्ड जो फिक्स है जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वेरिएबल जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है। फिर मेथड ऑफ लिमिट में क्या है, सीक्वेंस में बच्चों को सिखाना, बच्चों को सीक्वेंस में सिखाया जाता है कि देखो पहले बच्चों को ऐड सिखाया, फिर सब्ट्रैक्ट सिखाया, फिर मल्टीप्लाई सिखाया, ये मेथड ऑफ लिमिट होता है। उसमें फिर होता है मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलस, थर्ड है, 3 है ना इसमें। फिर होता है मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलस। ये पूछ सकते हैं आपके जो साइकोफिजिकल मेथड है उसमें किस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, 3 तरीके से, एवरेज एरर, लिमिट एंड मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलस। उसके बाद हमारा लास्ट वन है क्लिनिकल मेथड, नैदानिक विधि। क्या होता है नैदानिक विधि। जैसे बच्चों को क्लिनिक में जाकर पहले उनसे पूछा जाता है क्या है, फिर उनकी समस्या का निदान किया जाता है। इसी तरीके से क्लिनिकल मेथड में पहले बच्चों की समस्या को जाना जाता है और फिर उसके बाद उनका क्या किया जाता है, निदान किया जाता है। इस तरीके के मेथड को जो हमारे बाल अपराधी बच्चे होते हैं या फिर जो फिर ऑटिस्टिक ये आर्टिज्म वगैरह पता नहीं क्या बीमारियाँ होती है ना, इस तरीके के जो बच्चे होते हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उनकी समस्या को निदान किया जाता है, उस पर इस विधि को यूज़ किया जाता है। अच्छा, यहाँ ये आज तक का हमारा कंसेप्ट था एजुकेशन कंसेप्ट, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हमारी फैमिली एक ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी फैमिली हो सके और पूरे यूट्यूब पर कॉमर्स स्मार्ट क्लासेस नाम का चैनल है फैल जाए। और फैलाना आपका काम है, कंटेंट प्रोवाइड कराना आपको पढ़ाना मेरा काम है। तो इसी सफ़र में मेरे साथ बने रहिए और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।